फर्स्ट ईयर के अंदर भी थोड़ा सा पढ़ा था। चैप्टर नंबर 9 के अंदर हमने एक प्रोसेस पढ़ा था हाइड्रेशन, और उसके साथ हमने जो है वो सॉल्वेशन की भी बात की थी। तो मैं थोड़ा सा उसको रिवाइज करता हूँ, उसके बाद चलता हूँ कि हाइड्रेशन एनर्जी क्या है। हमने बात की थी कि जब किसी सल्यूट को किसी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया जाता है, तो डिसॉल्व करते हुए सल्यूट के मॉलिक्यूल्स के गिर्द जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उसको अकोमोलेट करते हैं, उसको घेर लेते हैं और उसके साथ अट्रैक्शन बनाते हैं। इसी अट्रैक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है। हम जानते हैं जहां पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आती है एनर्जी रिलीज होती है, और जहां पर भी फोर्स ऑफ रिपल्जन आती है हमेशा एनर्जी अब्जॉर्ब होती है। ये बात आपने हमेशा अपने माइंड में रखनी है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो तो एनर्जी रिलीज होती है, फोर्स ऑफ रिपल्जन हो तो एनर्जी अब्जॉर्ब होती है। अब वहां पर चूंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन रही है, उस अट्रैक्शन के दौरान जितनी एनर्जी रिलीज होती है दैट इज नोन एज सॉल्वेशन एनर्जी, उसको सॉल्वेशन एनर्जी कहते हैं। और प्रोसेस को क्या नाम देते हैं? सॉल्वेशन। उस प्रोसेस को हम सॉल्वेशन कहते हैं। अब चलते हैं हाइड्रेशन की तरफ। तो हाइड्रेशन इज आल्सो अ टर्म ऑफ सॉल्वेशन, ये भी सॉल्वेशन की ही एक टाइप है। लेकिन हाइड्रेशन कब कहना है? तो हाइड्रेशन तब कहना है जब सॉल्वेंट वाटर हो। अगर कोई और सॉल्वेंट हो तो प्रोसेस को सॉल्वेशन कहते हैं, जनरल प्रोसेस है। लेकिन अगर सॉल्वेंट वाटर हो तो उसको क्या कहते हैं? हाइड्रेशन कहते हैं। अब आपको जो है वो हाइड्रेशन एनर्जी की तरफ ले आते हैं। तो हाइड्रेशन एनर्जी फिर क्या होगी? देखिए, हमने कहा जब वाटर जो है वो किसी सल्यूट के मॉलिक्यूल्स को सराउंड करता है, सल्यूट के मॉलिक्यूल्स के साथ अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप करता है, तो देखें या तो वो आइंस होता है या वो मॉलिक्यूल होता है। तो वाटर के मॉलिक्यूल उस आइन या उस आने वाले मॉलिक्यूल को जब सराउंड करते हैं तो सराउंड करने के ऊपर उसके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाते हैं, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनने की वजह से अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। और वो जो रिलीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है दैट इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी। इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एनर्जी क्या है? हाइड्रेशन एनर्जी है। अब जो मैंने बात आपको अभी बताई है उसी बात को जरा इंग्लिश के अंदर हम ट्रांसलेट कर लेते हैं तो हमारी हाइड्रेशन एनर्जी की डेफिनेशन बन जाएगी। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी? तो लिखा हुआ है जी, द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड आर रिलीज्ड, रिलीज या उसको अवॉल्व कह सकते हैं। The amount of heat evolved or released when 1 mole of gaseous ions, जब 1 मोल गैशियस आइंस को क्या किया जाता है? डिसॉल्व इन वाटर। जब 1 मोल गैशियस आइन वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो जितनी अमाउंट में हीट इवॉल्व या रिलीज होती है टू फॉर्म एन इनफाइनाइटली डाइल्यूट सोल्यूशन। किस किस्म का सोल्यूशन बनाने के लिए? इनफाइनाइटली डाइल्यूट सोल्यूशन। इनफाइनाइटली डाइल्यूट सोल्यूशन से क्या मुराद है? तो ऐसा सोल्यूशन जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट बहुत ज्यादा हो उसको हम कहते हैं इनफाइनाइटली डाइल्यूट सोल्यूशन। सोल्यूट की मिकदार बहुत कम हो और सॉल्वेंट की मिकदार बहुत ज्यादा हो तो उसको हम इनफाइनाइटली डाइल्यूट सोल्यूशन का नाम देते हैं। फर्स्ट ईयर में हमने थोड़ा सा इसको ऐसे भी कहा था कि हमने ये डिसोल्यूशन तब तक करनी है जब तक फर्दर कोई हीट चेंज ऑब्जर्व ना हो, यानी कि डिटेक्टेबल कोई भी हीट चेंज उसमें नजर ना आए। इसका मकसद क्या होता है कि देखिए, आपने पहले थोड़ा सा पानी ऐड किया, उसमें सल्यूट ऐड किया तो सल्यूट हल हो गया, लेकिन अभी कुछ आइंस बाकी हैं जो हल नहीं हुए। आप मजीद पानी डालें, मजीद आइन हल होंगे, मजीद एनर्जी निकलेगी। फिर आप मजीद पानी डाल दें, मजीद आइन हल होंगे, मजीद एनर्जी निकलेगी। फिर एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि सारे के सारे आइंस उसमें हल हो जाएंगे, यानी कि सब के सब आइंस आपस में अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप कर चुके होंगे। उसके बाद अगर आप फर्दर पानी ऐड करते हैं, फर्दर सॉल्वेंट ऐड करते हैं तो क्या हीट चेंज होगी? तो डेफिनेटली नॉट, क्योंकि हीट चेंज तो तब होती है जब वो अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप करते। तो ऑलरेडी सारे के सारे आइंस अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप कर चुके हैं, जिसका मतलब है अब फर्दर हीट चेंज उसमें ऑब्जर्वेबल नहीं है। और उसी सोल्यूशन को हम नाम देते हैं इनफाइनाइटली डाइल्यूट सोल्यूशन। वो इनफाइनाइटली डाइल्यूट सोल्यूशन है। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है हमारे पास कि अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस आइंस dissolve in water to form an infinitely dilute solution is known as hydration energy। इसको हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। अब ये जो प्रोसेस है इसके अंदर मैंने लिखा कि हीट इवॉल्व ही होती है, रिलीज ही होती है, तो जिसका मकसद क्या हुआ कि दिस इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इस वजह से ये हमेशा क्या होता है?
एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये कभी एंडोथर्मिक नहीं हो सकता। क्या रीजन है? तो देखिए खुद सोचें जरा, मैंने कहा कि जब आयन या मॉलिक्यूल वाटर के साथ अट्रैक्शन बनाता है, तो अट्रैक्शन बनाने का क्या मतलब हुआ कि अट्रैक्शन बनाते हुए वो हमेशा एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो दैट इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एच, चेंज इन इंथाल्पी और चेंज इन हीट। और ये जो स्मॉल एच है ये नोट करता है हाइड्रेशन को, तो ये हम कह सकते हैं डेल्टा एच, और साथ में स्मॉल एच के साथ जो है वो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब अगर इसके यूनिट की बात करें तो डेफिनेटली ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है, तो यूनिट इसके क्या होंगे, किलोजोल पर मोल। तो इसके यूनिट किलोजोल पर मोल के अंदर ही आएंगे। जैसे कि एग्जांपल में आप देखें, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन, प्रोटॉन है हमारे पास, अगर ये वाटर में डिसॉल्व हो तो ये बनाएगा H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन। तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी जरा देखें, -1075 किलोजोल पर मोल, जिसका मतलब क्या हुआ, माइनस मींस एनर्जी इज रिलीज्ड। माइनस का मतलब हरगिज ये नहीं है कि ये एनर्जी के अमाउंट कम है, अमाउंट ऑफ एनर्जी, मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी 1075 है, और नेगेटिव से मुराद क्या है कि ये एनर्जी रिलीज हो रही है ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो दैट इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन पॉजिटिव। ये हाइड्रोजन पॉजिटिव की हाइड्रेशन एनर्जी है। अब अगर आप देखें प्रोसेस ये किस तरह से होता है, तो यहाँ पर जैसे मैंने दिखाया हुआ है कि फॉर एग्जांपल ये NaCl का एक क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल के अंदर जब वाटर मॉलिक्यूल आते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल इसके आयंस को ब्रेक कर देते हैं, आयंस को अलग-अलग कर लेते हैं, और जब आयंस को अलग-अलग करते हैं तो देखें ये क्लोराइड आयन को जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स ने किस तरह से सराउंड किया हुआ है कि हाइड्रोजन ने क्लोराइड के साथ अट्रैक्शन बना ली। सिमिलरली सोडियम के साथ कौन अट्रैक्शन बना लेगा, तो जो वाटर का ऑक्सीजन है वो सोडियम के साथ अट्रैक्शन बना लेगा। अच्छा, इस अट्रैक्शन को हमने पढ़ा भी था, हमने इस फोर्स को नाम दिया था आयन डाइपोल फोर्स। आयन डाइपोल फोर्स, क्योंकि दरमियान में आयन है और वाटर एक डाइपोल है, तो हम इसको आयन डाइपोल फोर्स का भी नाम दिया था, और वहां पर हमने ये बात एक्सप्लेन भी की थी फर्स्ट ईयर के अंदर। तो दैट इज द रीजन कि जब यहाँ पर ये फोर्सेस डेवलप होती हैं तो इन फोर्सेस के डेवलप होने से जितनी एनर्जी रिलीज होती है दैट इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी। यहीं से हम फैक्टर्स का अंदाजा लगा लेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी। तो उसके अंदर पहला फैक्टर एक ही है, और यही फैक्टर हाइड्रेशन एनर्जी को कंट्रोल भी करता है, दैट इज चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी क्या होती है, तो चार्ज डेंसिटी हमने पढ़ा हुआ है, चार्ज टू साइज रेशो को हम कहते हैं चार्ज डेंसिटी। तो चाहे आप इसको चार्ज डेंसिटी बोल लें, चाहे आप इसको चार्ज टू साइज रेशो बोल लें, तो ये असल में हाइड्रेशन एनर्जी को जो है वो अफेक्ट करती। क्या रिलेशन है, तो देखिए हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द चार्ज डेंसिटी। जिस आयन की चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा होती है। अब चार्ज डेंसिटी किसके इक्वल होती है, तो हम जानते हैं चार्ज ओवर साइज, चार्ज टू साइज रेशो। अब चार्ज जिसका ज्यादा होगा, खुद सोचने जरा, चार्ज जिसका ज्यादा होगा वो उतनी ज्यादा अट्रैक्शन बनाएगा वाटर के साथ, और जितनी ज्यादा अट्रैक्शन उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज। जिसका मतलब ये हुआ कि जितना उसका चार्ज हायर होता है, जितना चार्ज ज्यादा होता है उतनी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, और जितनी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है उतनी हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा होती है। तो चार्ज ज्यादा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा। दूसरी साइड पर आ जाए साइज की तरफ। अब देखिए जब साइज की हम बात करते हैं तो साइज जब बड़ा हो जाता है तो साइज बड़ा होने से चार्ज डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और अगर चार्ज डेंसिटी कम हो जाए तो हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आप इसको ऐसे समझ लें कि जैसे हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल है, उसने एक आयन को सराउंड करना है। अगर आयन छोटा हो तो जैसे एक पतला बंदा हो तो उसको आप हग करने की कोशिश करें तो आप बड़ी आसानी से उसको इजीली हग कर सकते हैं, लेकिन अगर एक मोटा बंदा हो, बहुत बड़े साइज का बंदा हो, तो आप उसको उतनी अट्रैक्शन के साथ उतनी फोर्सफुली उसको हग नहीं कर सकते। सिमिलरली ऐसे है कि वाटर के मॉलिक्यूल जो छोटा आयन होता है उसको बहुत ज्यादा कैप्चर करते हैं और उसको बड़ा ज्यादा सराउंड करते हैं, लेकिन जो बड़े साइज का आयन होता है उसको सराउंड करना उनके लिए मुश्किल होता है। तो दैट्स व्हाई हाइड्रेशन एनर्जी कम होती है। तो दैट इज द रीजन कि हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो दो फैक्टर्स हैं, चार्ज है और साइज है। मेन एक ही फैक्टर है कि चार्ज डेंसिटी, लेकिन हम अलग-अलग बयान कर सकते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द चार्ज एंड इनवर्सली रिलेटेड टू द साइज ऑफ आयन। अब इसी की एग्जांपल ले लेते हैं।
देखिए हमारे पास दो आयन हैं, एक लिथियम है और एक मैग्नीशियम है। दोनों के ऊपर हम देखें तो साइज दोनों का ऑलमोस्ट कंपेरेबल है। लाइक लिथियम का 60 पिकोमीटर है और मैग्नीशियम आयन का 65 पिकोमीटर है। साइज का इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जस्ट 5 पिकोमीटर का डिफरेंस है। दैट इज नॉट अ बिगर डिफरेंस, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर हम चार्ज की बात करें तो लिथियम पर चार्ज है +1 और मैग्नीशियम पर चार्ज है +2। अब अगर आप इनकी चार्ज टू साइज रेशियो निकालें तो आपको ऑब्जर्व होगा कि मैग्नीशियम की चार्ज टू साइज रेशियो ग्रेटर है, यानी कि चार्ज डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। या आप ऐसे तस्वुर कर लें कि जब साइज ऑलमोस्ट बराबर है तो बात आ जाती है चार्ज पे। अब चूंकि मैग्नीशियम का चार्ज ज्यादा है इसलिए इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, और अगर इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर आप इसकी नोट करें तो आपको नजर आएगा कि हाइड्रेशन एनर्जी फॉर लिथियम इज -499 and for the magnesium is -1891। माइनस साइन ये शो कर रहा है कि इतनी रिलीज हुई है। तो देखिए ज्यादा कौन रिलीज कर रहा है, तो मैग्नीशियम आयन जो है वो ज्यादा एनर्जी को रिलीज कर रहा है, जिसका मतलब है इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से इसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या है, ज्यादा है। सिंपल सी अपने माइंड में एक बात बिठा लें, अगर आपके पास डिफरेंट आयंस आ जाएं, उन आयंस में से जिसका चार्ज ज्यादा है ना उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। साइज को बाद में देखेंगे। जिसका चार्ज ज्यादा है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, डेफिनेटली ज्यादा होगी। बाकी रहेगी बात साइज की। साइज को कब देखना है, जब चार्ज बराबर हो, यानी कि अगर चार्ज बराबर हो गया तो फिर साइज को देख लें कि जिसका साइज ज्यादा है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम है और जिसका साइज कम है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है। तो यहां से भी आपको आइडिया हो सकता है। अब लिथियम और मैग्नीशियम में से नजर आ रहा है कि मैग्नीशियम का चार्ज ज्यादा है तो डेफिनेटली इसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब इसके बाद हम चलते हैं ट्रेंड की तरफ। तो ट्रेंड आप खुद ही बना सकते हैं। लाइक आपको समझ आ गई कि ये किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो जरा चलते हैं इन पीरियड। पीरियड के अंदर इट इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। क्यों इंक्रीज करती है, बिकॉज वी नो दैट अलोंग अ पीरियड डिक्रीज इन साइज, साइज डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट सेम रहता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिसकी वजह से हम जानते हैं कि एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस दोनों ही क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। अब अगर ये डिक्रीज होते हैं तो अगर साइज डिक्रीज हो तो चार्ज डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा हो जाती है, क्योंकि चार्ज डेंसिटी का रिलेशन है साइज के साथ इनवर्स, जिसका मतलब साइज जो है वो डिक्रीज कर रहा है तो चार्ज डेंसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। और अगर चार्ज डेंसिटी इंक्रीज करेगी तो डेफिनेटली हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो जब भी हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। अब इसके अंदर एग्जांपल देख लें, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13। हम इन तीनों को आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के नाम से भी जानते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, क्योंकि हम जानते हैं सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, मैग्नीशियम ने 2 और एल्यूमिनियम ने 3, तो अब बाकी सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की। जरा चलते हैं इनके साइज की तरफ। अगर आप सोडियम पॉजिटिव आयन का साइज देखें तो 95 पिकोमीटर है, मैग्नीशियम का 65 पिकोमीटर है और एल्यूमिनियम का 50 पिकोमीटर है, जिसका मतलब है साइज डिक्रीज हो रहा है अलोंग द पीरियड। ये अलोंग द पीरियड जा रहे हैं, साइज डिक्रीज कर रहा है। चार्ज की बात करें, चार्ज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब देखिए चार्ज बढ़ रहा है और साइज कम हो रहा है, तो दोनों फैक्टर ये कह रहे हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी को क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। और डेफिनेटली ये इंक्रीज हमें ऑब्जर्व भी होता है। लाइक आप हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यूज देखें तो सोडियम के लिए वैल्यू है 410 किलो जूल पर मोल, मैग्नीशियम के लिए वैल्यू है 1891 किलो जूल पर मोल और एल्यूमिनियम की ये वैल्यू है 4613 किलो जूल पर मोल। जिसका मतलब ये हुआ कि जब आप अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि एक तो चार्ज बढ़ रहा है और दूसरा साथ ही साथ साइज भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो साइज के डिक्रीज होने से और चार्ज के बढ़ने से हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ती है। अब अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूं कि ऑर्डर क्या आएगा इन हाइड्रेशन एनर्जी के दरमियान, जी सर बुक पे ये हाइड्रेशन एनर्जी जो सोडियम के लिए है -390 है और आपने बताया है -410। ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये डिफरेंट बुक्स के ऊपर जो है वो थोड़ी बहुत आ सकती है चेंजिंग्स, तो इसमें कोई ऐसा जितना बड़ा जो है वो फ्लॉ नहीं है। वैसे इसकी -410 के करीब होती है। ठीक है। अब
अब अगर मैं इसका ऑर्डर देखूं तो ऑर्डर इसका क्या बनेगा, तो देखें ऑर्डर इनका ये बनेगा कि सोडियम पॉजिटिव की जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो सबसे कम है, इससे ज़्यादा है मैग्नीशियम की, और सबसे ज़्यादा है एल्यूमिनियम की। तो ये ऑर्डर आ जाएगा, और ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आता होता है कि सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या है। तो आप ऑर्डर बताएंगे और फिर साथ में आप रीज़न एक्सप्लेन करेंगे, बिकॉज जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैं, इनके अंदर चार्ज बढ़ रहा है और साइज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और इसी वजह से हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये इसका आपने जो है वो आंसर भी लिखना है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद जरा देखें, आपके सामने एक टेबल दिखाया गया है जिसमें लिथियम की -499 है, और यहाँ पर मैंने सोडियम की वही टेबल के अंदर पुट की है जो आपकी बुक के ऊपर है -390। तो ये कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, ज़्यादातर इसकी -410 कंसिडर होती है, लेकिन बाज बुक्स के ऊपर जो है -390 भी है। -305 है पोटाशियम के लिए, मैग्नीशियम के लिए -1891 है, कैल्शियम के लिए -1562 है, और एल्यूमिनियम के लिए -4613 है। तो ये हाइड्रेशन एनर्जी फॉर सम आयंस यहाँ पर गिवन है। इसके बाद नेक्स्ट चलें तो ट्रेंड ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी इन अ ग्रुप। अगर हम एक ग्रुप के अंदर बात करें तो ग्रुप के अंदर हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज करती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्या रीजन है उसकी, तो पहली बात तो ये थी कि हम जानते हैं कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप साइज इंक्रीजेज, साइज इंक्रीज करता है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेज, किस वजह से इंक्रीज करता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, एंड द शील्डिंग इफेक्ट आल्सो इंक्रीजेज, शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है। तो साइज बढ़ गया, जब साइज बढ़ा तो चार्ज टू साइज रेशियो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सिमिलर इफेक्ट आप देख सकते हैं मैग्नीशियम +2 और कैल्शियम +2 के अंदर। मैग्नीशियम का चूंकि साइज जो है वो छोटा है और कैल्शियम आयन का साइज जो है वो बड़ा है, तो साइज बड़ा होने से देखें हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। यही बात आप फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड में भी देख सकते हैं। लाइक डाउनवर्ड जा रहे हैं, इनका चार्ज बराबर है, सबके ऊपर -1 चार्ज है। जिसका साइज बड़ा है, यानी कि आयोडाइड का साइज बड़ा है तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम है, फ्लोराइड का साइज सबसे छोटा है तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, सबसे ज्यादा है। तो दैट इज द रीजन कि हम साइज के साथ और चार्ज के साथ जो है वो इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी की तरफ आते हैं कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी की एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन है हमारे पास, दैट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी का अंदाजा हम लगा सकते हैं उसकी हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू से। वो कैसे, तो ये हमें पता चलता है सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स कैन बी प्रिडिक्टेड बाय द वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी एंड द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड। लेटेस्ट एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड, अगर हम उन दोनों की वैल्यूज को देखें तो हमें उसकी सॉल्युबिलिटी का आइडिया हो जाता है। अब वो कैसे हम प्रेडिक्ट करते हैं, तो उसके लिए दो कंडीशंस हैं। इफ डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन, यानी कि हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू अगर ग्रेटर हो लेटेस्ट एनर्जी से, डेल्टा एच लेटेस्ट, तो अगर हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा हो लेटेस्ट एनर्जी से, द आयनिक कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर, वो आयनिक कंपाउंड जो है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है। बट अगर डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन, यानी कि हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू लेस हो लेटेस्ट एनर्जी से, तो आयनिक कंपाउंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। इसकी क्या रीजन है, तो देखिए लेटेस्ट एनर्जी वो एनर्जी है जो उसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए चाहिए। अगर हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो रही है और कम अमाउंट में एनर्जी अब्सॉर्ब करवानी पड़ी टू ब्रेक द बॉन्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ज्यादा अट्रैक्शन है और कम उसके अंदर जो है वो एनर्जी हमें देनी पड़ी, तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि वाटर के अंदर वो चीज़ सॉल्युबल हो जाएगी। और अगर लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना के बड़ा क्लोजली पैक हुआ है, लेटेस्ट एनर्जी बड़ी उसकी हाई है, तो देन हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो अगर कम होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि रिलीज होने वाली अमाउंट कम है और अब्जॉर्ब होने वाली अमाउंट ज़्यादा है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा हो, हाइड्रेशन एनर्जी कम हो, तो आयनिक कंपाउंड वाटर में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो हमारे पास फैक्टर है जिसको हम कई साल्ट्स के अंदर यूज़ करते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी को चेक करते हुए। तो ये आई थिंक चैप्टर 2 के अंदर भी चल के थोड़ा सा इसके बारे में आएगा कि कौन कौन से जो है वो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो साल्ट्स हैं उनमें से कितने वाटर सॉल्युबल हैं,
कितने वाटर इनसॉल्युबल हैं, तो वहां पर हम ये फैक्टर जो है वो हेल्प करेगा हमें समझने के ऊपर कि किस तरह से हम उनकी सॉल्युबिलिटीज चेक कर सकते हैं। तो ये एक इसकी एप्लीकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यही एक एप्लीकेशन जो है वो आप यहाँ पर करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट लास्ट पे एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेस मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी। तो मैंने पहले बताया जिसका चार्ज ज्यादा है उनकी हाइड्रेशन एनर्जी डेफिनेटली ज्यादा होती है, जिसका साइज तो बाद में आता है ना, पहले आता है चार्ज। अब देखें चार्ज किन का ज्यादा है, तो सोडियम और पोटेशियम पर तो +1 चार्ज है, वो इस केस में नहीं आएंगे। मैग्नीशियम और कैल्शियम पर +2 चार्ज है। अब इनमें से आगे डिसाइड करेगा साइज। अब चूंकि मैग्नीशियम का साइज कम है तो इसलिए उसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, डेफिनेटली ज्यादा होगी। तो दैट इज द चार्ली ऑप्शन, मैग्नीशियम +2 आयन। नेक्स्ट चलें, हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड अपॉन, तो मैंने अभी बताया चार्ज टू साइज रेशियो ऑफ आयन। चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट, चार्ज टू साइज रेशियो ऑफ आयन, या फिर इसको कह सकते हैं चार्ज डेंसिटी ऑफ आयन। चार्ज डेंसिटी ऑफ आयन के ऊपर डिपेंड करती है। लास्ट के ऊपर ना एक समरी दी गई है, जितनी भी प्रॉपर्टीज थी जैसे कि एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, मेटेलिक करैक्टर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रिकल कनेक्टेंस, हाइड्रेशन एनर्जी, ये सारी प्रॉपर्टीज जिनका ट्रेंड हमने पीरियोडिक टेबल में देखा था, उन सब की समरी इस एक टेबल में दी गई है। डेफिनेशंस दी गई हैं, मेजरमेंट बताई गई है कि किसके अंदर करनी है, कौन सा यूनिट होता है, ट्रेंड इन द पीरियड बताया गया है कि कौन सी चीज़ अलॉन्ग द पीरियड डिक्रीज हो रही है, कौन सी इंक्रीज हो रही है। साथ में ट्रेंड इन ग्रुप बताया गया है कि ग्रुप के अंदर कौन सी चीज़ इंक्रीज होती है और कौन सी चीज़ डिक्रीज होती है। तो ऑलरेडी हम सारी चीज़ें कर चुके हैं, लेकिन टेबल से आपको ज़रा आइडिया हो जाता है अगर हम इनको आपस में कंपेयर करना चाहें, तो कंपैरिजन के साथ आप इस टेबल में से वैल्यूज़ को याद कर सकते हैं। लास्ट के ऊपर ये एक बहुत अच्छी स्लाइड जो है वो दी गई है, जिसके अंदर जो है वो समरी ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है दिखाई गई है, जिसमें देखें एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, नॉन मेटेलिक करैक्टर, मेटेलिक करैक्टर, हर चीज़ के बारे में जो है वो दिखाया गया है। तो देखें आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अलोंग द पीरियड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एटॉमिक रेडियस, तो एटॉमिक रेडियस ये नीचे दिया हुआ है, जिसका मतलब है ये इस साइड पर इंक्रीज हो रहा है, तो इधर जाते हुए क्या होगा, डिक्रीज होगा। डाउनवर्ड एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डाउनवर्ड डिक्रीज होती है, अपवर्ड जाते हुए इंक्रीज होगी। सिमिलर आयोनाइजेशन एनर्जी का है। नॉन मेटेलिक करैक्टर इस तरफ और ऊपर की तरफ जाते हुए बढ़ता है, जबकि मेटेलिक करैक्टर नीचे आते हुए और इस तरफ आते हुए क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये पूरी स्लाइड के ऊपर जो है वो सब की सब वैल्यूज को जो है दिखाया गया है कि किस तरीके से हमारे पास जो है ये सारी चीजें वेरिएट कर सकती हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक।